नमस्ते बच्चों। कक्षा 10 विषय विज्ञान और लेसन है तीसरा अनुवांशिकी। अनुवांशिकी किसे कहते हैं? जिस अनुवांशिकी के माध्यम से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण हैं उनका स्थानांतरण होता है, उसे ही क्या कहते हैं? अनुवांशिकी कहते हैं। तो देखो, अनुवांशिकी के बारे में क्या है? जीव विज्ञान की शाखा है। जीव विज्ञान की शाखा का क्या अर्थ हुआ कि जो विज्ञान है इसकी कई शाखाएं डिवाइड की गई है, और उनको करने का क्या मतलब हुआ कि जो भी चीज़ के बारे में अपने को जानना है तो अपने को सारी इकट्ठी चीज़ों के बारे में ना पढ़ना पड़े, इसीलिए सभी की अलग अलग शाखाएं हैं। तो अपने को फिर बाहर से उसके नेम से पता चल जाएगा कि अपने को जो चीज़ जाननी है वो किस बुक के अंदर है, तो अपने अकेले उसी बुक को उठा के उसके बारे में अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सजीवों के लक्षणों की जो आनुवंशिकता है और उनकी जो विभिन्नताएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? अनुवांशिकी कहते हैं। कि जीव विज्ञान की एक शाखा को क्या कहते हैं? अनुवांशिकी कहते हैं, जिसमें सजीव के लक्षण क्या हैं, आनुवंशिकता क्या है और विभिन्नताओं का जो अध्ययन किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं? अनुवांशिकी कहते हैं। जेनेटिक्स शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया वैटसन ने किया। इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? वैटसन ने किया। इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द जीन से हुई। इसकी उत्पत्ति जो जीन है वो कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक। जीन ग्रीक भाषा का शब्द है। सजीवों में जो लैंगिक जनन की क्रिया के समय युग्मकों के द्वारा विभिन्न जो लक्षण हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, उन्हें ही क्या कहते हैं? अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अनुवांशिक लक्षण कहते हैं, जिनके माध्यम से जो चीज़ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। और ये जो अनुवांशिक लक्षण है इनका जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में संचरण ही वंशागति कहलाता है। वंशागति। अनुवांशिक लक्षण तो वो हो गए कि जो लक्षण होते हैं कि अपने कहते हैं कि ये बेटा है वो अपने पिता पर गया है, इसके बाल अपने पिता के जैसे हैं, इसकी आंखें अपनी माँ जैसी है, तो ये तो क्या हो गए? अनुवांशिक लक्षण हो गए। तो लेकिन इन लक्षणों का जनक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जैसे स्थानांतरण होता है, संचरण होता है, उसे ही क्या कहते हैं? वंशागति कहते हैं। क्या कहते हैं? वंशागति कहते हैं। इसके बाद हेरिडिटी। इस शब्द का जो प्रतिपादन किया स्पेंसर ने किया। जेनेटिक्स का वैटसन ने। आप इनके नाम भी याद रखोगे कि जेनेटिक्स का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? वैटसन ने किया। और जीन कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक का। तो हेरिडिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इसका प्रतिपादन किसने किया? स्पेंसर ने किया। लैंगिक जनन के दौरान जीन विनिमय होने के कारण एक ही जाति के सजीवों के मध्य परस्पर विभिन्नताएं पाई जाती है। अपने इसके अंदर पढ़ना है मेंडलवाद। मेंडल के बारे में अपने जानेंगे कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल है इन्हें ही क्या कहा जाता है? अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। और मेंडल ने ही सर्वप्रथम जो वंशागति के नियम थे उनका प्रतिपादन किया था। मेंडल का जन्म कब हुआ? 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया में हुआ था। और इन्होंने फिर 1842 में दर्शन शास्त्र में डिग्री प्राप्त कर ली थी। इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। कई बार अब सीधा पैराग्राफ पूछ लिया जाता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में लिखो 2-4 नंबर में, तो आपको इसको जन्म से संबंधित तो कुछ बातें पता होनी चाहिए कि 22 जुलाई 1822 को ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ। और 1842 में इन्होंने दर्शन शास्त्र की डिग्री प्राप्त कर ली। और फिर 1843 में ये ऑस्ट्रेलिया में ही के ब्रून शहर में चर्च में क्या हो गए? पादरी के पद पर लग गए। और फिर वहीं पर रहते हुए इन्होंने चर्च पर रहते हुए ही चर्च में ही जो मेंडल ने उद्यान था उसी में जो उद्यान मटर थे उसी पर अपने जो प्रयोग थे वो शुरू कर दिए। चर्च में पादरी के पद पर रहते हुए ही इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग थे वो शुरू कर दिए। ये ग्रेगर जॉन मेंडल ने 7 वर्ष तक प्रयोग किए थे। इन्होंने बहुत लंबे टाइम तक प्रयोग किए थे, 7 सालों तक।
7 सालों में अपने प्रयोगों को इन्होंने पता नहीं कितनी बार दोहराया होगा, ताकि वे एक नियम जो भी दिया कि वो पक्के पर पक्का, फिर ऐसे तो नहीं एक बार कर लिया और आ गया रिजल्ट, ठीक है भाई ये प्रयोग है, ऐसा नहीं होता। कि एक ही प्रयोग को काफ़ी टाइम तक दोहराने के बाद इन्होंने फिर निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये हाँ ऐसे प्रकार ये नियम है। तो इन्होंने बहुत लंबे टाइम तक 7 साल तक प्रयोग किए, और फिर इन प्रयोगों के जो भी निष्कर्ष थे उसको उन्होंने साथ के साथ लिखा भी। ऐसे तो नहीं 7 साल पहले की बात इनको याद रहती होगी कि हर जो प्रयोग किया उसको साथ के साथ लिखा भी, पहला प्रयोग किया उसमें ये हुआ, दूसरा किया उसमें ये हुआ, तीसरा किया। ऐसे तो नहीं 7 साल के बाद इकट्ठा लिखा। 7 साल इतने लंबे टाइम तक पहले प्रयोग के क्या निष्कर्ष थे वो याद नहीं रहते। तो इन प्रयोगों के निष्कर्षों को उन्होंने फिर बाद में, फिर पहले तो उन्होंने रफ कॉपी में कहीं भी लिखा होगा, लेकिन फिर 1865 में ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समकक्ष शोध पत्र के रूप में प्रस्तुत किए थे। फिर 1866 में इन प्रयोगों को सोसाइटी की वार्षिकी में पादप संकरण पर प्रयोग नामक शीर्षक से प्रकाशित किया गया, और मेंडल द्वारा जो इस मटर पर किए गए इन प्रयोगों के परिणाम के आधार पर ही इन्हें आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया, जिन्हें फिर मेंडलवाद भी कहते हैं। और इनकी मृत्यु कब हो गई थी? 6 जनवरी 1884 को मेंडल की मृत्यु हो गई थी। कब हो गई थी? 6 जनवरी 1884 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब देखो कि मेंडल की सफलता के कारण क्या थे, कि इसकी सफलता के जो 3-4 मुख्य कारण हैं, उनमें जो सबसे प्रमुख कारण है, जो इनका कारण है वो ये है कि इन्होंने अपने प्रयोग में जिस पौधे का चयन किया, मेंडल ने मटर का चयन किया, तो ये इसका सबसे प्रमुख सफलता का कारण है कि कई कई बार कैसे पेड़ पौधे का या ऐसे पौधे का वो चयन करते जो 4-5-6 साल तक तो तैयार ही नहीं होता, तो उसके बाद उनको दूसरे तैयार करके पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी तैयार करके उन पर प्रयोग करने में इनको काफ़ी टाइम लग जाता। तो जो मटर का पौधा है ये 1 साल में 2 फसल या 3, मतलब 2 से 3 बार इनको प्रयोग करने का, एक ही साल में एक ही पौधे पर 2 से 3 बार प्रयोग करने का इनको मौका मिला। इसी कारण इनकी सफलता का जो सबसे प्रमुख कारण है कि मेंडल ने जो मटर के पौधे का चयन किया, जो पादप का चुनाव किया, उसमें इन्होंने बहुत ही सोच समझ और अपनी समझ का इस्तेमाल करके इस पौधे का उन्होंने चयन किया। क्यों? क्योंकि 7 सालों में इनको प्रयोग करने के 14, 15, 16 जितने भी टाइम मिला एक ही पौधे पर, तो वो उनके लिए सफलता का प्रमुख कारण है। दूसरा, मेंडल ने क्या किया, एक समय में एक ही लक्षण का, ऐसे नहीं वो हाइट को भी ले लिया, उसके फल को भी ले लिया, उसके जो गुण हैं उनको भी ले लिया, ऐसे नहीं। एक बार में यदि लंबाई के बारे में है तो उन्होंने एक बार में लंबाई के बारे में ही प्रयोग किया, मतलब एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया, एक बार में एक ही लक्षण का चुनना, पौधे का चुनना, ये इनके प्रमुख कारण थे। एक और कारण जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सभी आंकड़े थे 7 सालों तक उन्होंने कितनी बार प्रयोग किए, उन सभी आंकड़ों को उनका सांख्यिकी विवरण जो भी उनको लिख कर तैयार करके रखना, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अपने काम कर लेते हैं लेकिन बाद में अपने को नहीं पता, कई बार अपने लिखना भूल जाते हैं, हमने हाँ ऐसे ऐसे होता है पर ये नहीं पता कि हाँ उसका क्या था, तो ये भी एक बहुत बड़ी कमी होती है। लेकिन इन्होंने इतने सालों के प्रयोगों के बारे में जो भी पूरा इनका सांख्यिकी विवरण कह सकते हैं उनको भी पूरा संभाल कर रखा, उनको भी पूरा प्रस्तुत किया इन्होंने, सभी आंकड़ों का पूरे ऐसे प्रयोग वाइज उन्होंने उसको भी प्रस्तुत किया। तो ये इनकी सफलता के क्या थे? प्रमुख कारण थे। फिर मटर के पादप का चयन ही क्यों किया, इसके बारे में, मटर के पादप का चयन ही क्यों किया फिर मेंडल ने पौधे का चयन किया, बढ़िया किया, इसी इनकी सफलता का प्रमुख कारण यही था। लेकिन अब अपन जानते हैं कि उन्होंने इसके बारे में ही क्यों चयन किया। तो इसका चयन करने का प्रमुख कारण तो यही था कि यह 1 वर्षीय पादप है, तो मतलब 1 साल में इसकी 2 पीढ़ियां या 3 पीढ़ियों के बारे में अध्ययन किया जा सकता है, इसीलिए इसका चयन किया। कि दूसरी बात, द्विलिंगी पुष्प होने के कारण, कि ये द्विलिंगी है। द्विलिंगी का क्या अर्थ हुआ कि एक ही पुष्प पर स्त्रीलिंग भी और एक ही पादप पर
दोनों ही उपस्थित हैं, स्त्रीलिंग के बारे में भी और उनके नरलिंग के बारे में भी, ताकि एक ही पौधे पर उनका जो स्वपरागण हो सके। स्वपरागण किसका होता है कि उसी पौधे के जो कण हैं वो उसी पौधे के अंडाशय के अंदर आते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। तो यदि एक पौधे का दूसरे से करवाना पड़े तो फिर वो परपरागण हो जाता है। तो द्विलिंगी का अर्थ है कि इसमें दोनों ही उपस्थित होते हैं और स्वपरागण हो सकता है। यह भी इसका प्रमुख कारण था। पहला कारण जो मेन है कि एक ही वर्ष ये पादप होता है और कम समय में इसकी अनेक पीढ़ियों का फिर अध्ययन किया जा सकता है। तीसरा जो कारण था वो क्या था? बी पुसन विधि के द्वारा जो कृत्रिम परपरागण है वो भी आसानी से किया जा सकता है। तो ये भी क्या था? इसके मेडल ने जो मटर के पौधे का चयन किया, इनके ये प्रमुख कारण थे। मटर के पौधे में जो विभिन्न बीजप्रयासी लक्षणों के जोड़े पाए जाते हैं उनके बारे में है कि ये 7 प्रकार के लक्षणों का 7 सालों में उसने जो भी अध्ययन किया वो ये है कि जो पादप की ऊंचाई है उसका प्रभावी जो लक्षण है वो लंबा है और अप्रभावी लक्षण है वो क्या है? बौना है। प्रभावी और अप्रभावी के बारे में भी अपने आगे जानेंगे। उसके बाद है जो पुष्प की स्थिति होती है वो क्या होती है? कक्षीय होती है। प्रभावी और अप्रभावी में अग्रस्त होती है। जो परिपक्व फली की आकृति होती है प्रभावी रहती है, फूली हुई, और जो संकीर्णित है वो क्या रहती है? अप्रभावी रहती है। और जो अपरिपक्व फली का रंग है हरा रहता है और अप्रभावी में पीला रहता है। पुष्प का रंग बैंगनी रहता है और सफ़ेद रहता है अप्रभावी में। बीज की जो आकृति है गोलाकार रहती है ज़्यादातर और अप्रभावी में झुर्रीदार रहती है, और बीज का जो रंग है वो पीला रहता है और अप्रभावी में हरा रहता है। ये 7 जो लक्षण हैं पादप की ऊंचाई, पुष्प की स्थिति, परिपक्व फली की आकृति, अपरिपक्व फली का रंग, पुष्प का रंग, बीज की आकृति और बीज का रंग, ये 7 लक्षणों का 7 सालों में उसने अध्ययन किया था। तो ये सारे उसके बारे में बताया गया है। प्रभावी और अप्रभावी जो लक्षण हैं वो अपने सारणी थी, इनके डायग्राम दे रखे हैं कि बीज की आकृति गोलाकार, चूड़ीदार, बीज का रंग है पीला, हरा, पुष्प का रंग बैंगनी, सफ़ेद, जो प्रभावी वाले ये हैं और ये कौन से हैं? अप्रभावी वाले हैं। तो ये उसके बारे में है। इसके बाद है मेंडलवाद की जो पुनर्खोज है और इसके जो आगे का जो पार्ट है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।